सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं विनोद खाट आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी के वर्ण विचार टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। देखिए यहाँ आपको इस टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और पीछे से ध्यानपूर्वक सभी को सुनना भी है। पहला आता है हमारा कि वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? पहले से इन चीजों को छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो और कहीं अलग अलग भागों के अंदर भी आपने देखी होगी। देखेंगे कि वर्ण की परिभाषा भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उन्हें क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे आप वर्णों को अलग अलग भागों के अंदर भी देखा हमने कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा का आधार होते हैं जिसमें कुछ शब्दों की रचना भी होती, मानते हैं अपन भाई। जैसे कि वर्ण वर्ण देखते हैं हम। वर्ण पहले तो परिभाषा को देख करके उसके बाद वर्णों को अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने वर्ण लिखा, एक शब्द लिख देता हूं मैं। जैसे कि मैंने लिखा कमल। कमल एक शब्द है, अलग अलग वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे कि यहां पर क है, क के अंदर अ मिला हुआ है, म के अंदर भी अ मिला हुआ और उसके बाद ल के अंदर भी अ मिला हुआ है। तो ये पूरा शब्द हमारा बन जाएगा कमल। उसके बाद यहां भी बताया कि किसान। क के अंदर एक छोटी की मात्रा है, जो आपको पहले से ये चीजें पता भी है, बता रखी है कि अगर यहाँ छोटी की मात्रा आगे आएगी और बड़ी की मात्रा पीछे आती है। सबको विदित है। जैसे कि यहाँ क के अंदर छोटी की मात्रा यहाँ पर की हो जाएगा ये। उसके बाद स के अंदर आ की मात्रा भी क्या होगा? सा होगा, स हलंत है। उसके बाद न के अंदर भी अ की मात्रा होगी, यहाँ पर न पूरा हो जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बन जाता? किसान बन जाता है। क्या बन जाता है? किसान बन जाता है। उसके बाद भी अलग अलग आपको बताया जाएगा कि यहाँ एक शब्द है हमारा फसल। फ हलंत है, आधा मानते हैं उसको हम। उसके बाद अ भी है यहाँ पर। तो फ में अगर आधा फ है उसके अंदर पूरा अ मिला दिया जाता है तो यहाँ पर फसल शब्द फ बना। उसके बाद स के अंदर भी अ मिला है तो स पूरा बना है, ल आधा है और अ पूरा है। तो शब्द क्या बना यहाँ पर? फसल बना शब्द। उसके बाद भी उगाएगा एक शब्द है हमारा, उसके अंदर भी उ है, उ के अंदर ग मिला हुआ था। उसके बाद आ की मात्रा लगी हुई है तो उगा, उ तो आता है ही सही हमारे पास। उसके बाद ए के अंदर भी ग मिला, ए बना और आ उसके बाद ये वर्ण है हमारा। तो शब्द क्या बनाएगा? उगाएगा शब्द बना। उसके बाद देखते हैं कि वर्णों को हम देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल वर्ण कितने होते हैं और मुख्यतः वर्ण कितने होते हैं। तो हमारी इस हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या होती है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। उसके अंदर भी 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। उसके बाद क वर्ग के अंदर आ जाएगा आपका क, ख, ग, घ, घ, अंघ।
च छ ज झ झ इ त ठ ड ढ ण त थ ड ध ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। और उसके बाद उक्षिप्त व्यंजन भी होते हैं ड और ढ। अगर इन सारे वर्णों को हम गिने तो यहाँ हमारे पास 52 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम मानते हैं कि वर्णों जैसे कि हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल वर्ण तो 52 होते हैं, पर मुख्यतः वर्ण होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? यहाँ पर मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और अगर कुल वर्ण पूछते हैं, आपको पूछे जाते हैं तो कुल वर्ण होते हैं तो यहाँ पर हमारे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, है ना। उसके बाद अगर कहते हैं अपन कि इन 33 जो वर्ण है हमारे, उनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है? तो वर्णों के भेद होते हैं, वर्णों को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर बांटा जाता है? 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। वर्णों को 2 भागों के अंदर देखा हमने कि पहला अगर वर्ण होता है ये भाई कहां चला जा रहा है? हाँ, जैसे कि जो 33 वर्ण है हमारे, इन 33 वर्णों को, वर्णों के भेदों के बारे में देखेंगे हम। कहां चला जाता है मेरे को? हाँ, वर्णों के भेदों के बारे में देखेंगे हम। वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। देखा हमने। अब देखते हैं कि पहला हमारा स्वर है। स्वर किसे कहा जाता है? तो देखें यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण बिना रुकावट के लगातार होता है तो उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। उसको ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें भी हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद स्वरों को हमने, अब टोटल स्वर होते हैं कितने? पहले हिंदी भाषा के अंतर्गत अगर स्वरों की संख्या गिनी जाती है तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। अब उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसके बाद यहाँ अगर जो स्वर है हमारे 11 स्वर, इन 11 स्वरों के भी हमारे पास 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। पहला हो जाता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। उसके अंदर पहला हम देखेंगे, यहाँ पहला देखा हमने ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अपन मानते हैं कि जिन स्वरों को उच्चारित करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो देखा हमने यहाँ कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 कौन कौन से होंगे यहाँ पर? अ, ई, उ और री हो जाते हैं, है ना। वापस इस चीज को दोहरा देता हूं मैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों को उच्चारित करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं आप दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों को उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। तो छोटे का अर्थ होता है कि कम समय और दीर्घ यानी बड़ा समय, ज्यादा समय। तो उसको ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगा उसका दुगुना समय अगर लग जाता है तो वह क्या होता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। अब दीर्घ यानी बड़ा। अब दीर्घ स्वर होंगे कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
औ, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन से स्वर होंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आता तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर। कौन सा आ जाता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है? देखेंगे हम कि प्लुत स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगा उसका तिगुना समय अगर लगता है तो वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। हाँ, पहला हमने देखा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये कहलाते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि ये जी दूर से किसी को पुकारने की आवाज अगर संबोधित होती है या पुकारने के लिए अगर कहा जाता है तो वहां पर अगर प्लुत स्वर होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा में शॉर्ट में आपको बताऊं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगा उसका तिगुना समय अगर लग जाता है तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। तो यहाँ पर प्लुत स्वर जैसे कि कैसे होते हैं? ओम, हरिओम, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं यहाँ पर तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे कि अगर कोई दूर खड़ा है, मैं बुला रहा हूं, ए इधर आ, मैंने कहा ताकि वो उसके अंदर ही आ जाएगा, ये प्लुत स्वर के अंदर, है ना। और उसके बाद स्वरों की मात्रा को हम देखेंगे कि स्वरों के अंदर कौन कौन सी मात्रा होती है। स्वर कितने होंगे हमारे? 11 हुए। 11 को हमने अलग अलग भागों के अंदर देखा। ये 11 जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमने देखे। अब इन स्वरों को 3 भागों के अंदर हमने अलग अलग बांट लिया। पहला था हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हमने देखा कि जिन स्वरों को उच्चारित करने के लिए कम समय लगता है वहां पर ह्रस्व स्वर होगा। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर हमने देखा। दीर्घ स्वर के अंदर जैसे कि ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगा उसका दुगुना समय अगर लगता है तो वो कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर के अंदर हमने देखा आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? दीर्घ स्वर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद प्लुत स्वर देखा हमने। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगा उसका तिगुना समय अगर लगता है तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहां काम आएगा? जैसे कि ओम, हरिओम, राम, अगर ऐसे शब्द जहां बोलते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर आदेश होगा भैया। जैसे कि मैं कह रहा हूं दूर से अगर किसी को पुकारने की आवाज कही जाए तो ऐसे ऐसे शब्द जहां आएंगे वहां पर प्लुत स्वर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो मात्रा पढ़ रहे हैं, हम स्वर देख रहे हैं, स्वरों की मात्राओं को हम देखेंगे। स्वरों की मात्रा को अब जब शब्दों की शुरुआत स्वरों से होती है, अपन मानते हैं अगर कोई शब्द बोल रहे हैं तो स्वरों से होंगे। स्वरों से तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है, परंतु व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग मूल रूप से न करने के बाद मात्रा के रूप में किया जाता है। अपन मानते हैं कि जो हमारे पास स्वर हैं वो व्यंजनों की जो व्यंजन है व्यंजनों की सहायता से बोले जाएंगे। स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। पर यहाँ यूं कहा है कि अगर हम व्यंजन बोलेंगे पर मूल रूप से न करके मात्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, किसमें? व्यंजनों के अंदर। तो यहाँ देखा हमने प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित है, उन मात्राओं के बारे में हम देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, देखिए। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं इसको। जैसे कि हमारे पास एक स्वर है और वो है अ। कौन सा स्वर है? अ स्वर है। स्वर होते कितने हमारे पास? 11। कितने होते हैं? 11। सभी को याद है ना? ठीक है, तो देखते हैं। अ स्वर है। पहली बात तो ये मानना है कि अ है उसकी कोई मात्रा होती नहीं है। अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है ना। और जो हमारा एक स्वर है अस्वर की कोई मात्रा होती नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ आया। आ के अंदर ये मात्रा, जैसे कि यहाँ मैंने अ लिखा है, अ लिखा, अ के अंदर आ की मात्रा अगर आएगी तो यहाँ पर एक डंडा हमारे पास ये है, आपको ये मानना है आ की मात्रा। अब जैसे कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर का लिखता हूं मैं, का लिखा ये शब्द, अगर हमारे पास क शब्द तो है
क आधा है, अगर उसके अंदर भी आ अगर मैं स्वर लगा देता हूं तो आ, तो ये शब्द क्या बनेगा हमारे पास, का बना, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर अगर का लिखना है तो उसके अंदर आ की मात्रा आई है ना, उसके बाद उनसे शब्द क्या बन जाएंगे, काल, काम। अगर ऐसे ऐसे शब्द जहां बनते हैं, उसके बाद ये अगला है हमारा तीसरा स्वर है ई। कौन सा स्वर है, ई स्वर है। तो ई के अंदर छोटी की मात्रा आती हमेशा, मैंने पहले बताया आपको कि छोटी की मात्रा होगी, ई के अंदर अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो उसको अपन ई कहेंगे, ये है ना। जैसे कि किधर, अगर शब्द शुद्धि के अंदर भी माने तो किधर शब्द वास्तविक यूं आता है। अगर आपको ये पता चल जाता है अगर किधर यूं लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि सर ये तो गलत है, क्योंकि शब्द शुद्धि के अंदर ही आता ही नहीं, किधर वास्तविक ये है। उसके बाद यहाँ किनारा, अब किनारा लिखा है, शब्द देखना है यहाँ पर, किनारा शब्द लिखा है और इसके अंदर भी अलग अलग, जैसे कि मैंने की क लिखा है यहाँ पर, क आधा लिखा, क के अंदर भी ई की मात्रा आएगी, ई की मात्रा के बाद न के अंदर आ की मात्रा आएगी और र के अंदर भी कौन सी मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी, तब जाके शब्द किनारा बन जाए। जैसे कि क और ई के डी से क्या बन जाएगा, ये की बन जाएगा, क्या बन जाएगा की, और न और आ से ना हुआ और र और आ मिला के क्या हुआ, ना, रा हो गया, सॉरी रा हो गया, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, किनारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किनारा बन जाएगा। उसके बाद भी ऊ, जैसे कि यहाँ लिखा ऊ शब्द हमारा, अगला स्वर हमारा ऊ, ऊ के अंदर ये मात्रा, जैसे कि हमारा दो मात्रा होती है, एक यू होती है और एक ये मात्रा। हम मानते हैं कि ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है कि नहीं है। अब देखेंगे यहाँ इसमें, जैसे कि शब्द लिखा क के अंदर ऊ की मात्रा नहीं है, कु शब्द बना, कु बना, कु और ल पूरा है ना। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं। अगर बड़े ऊ की मात्रा अगर होती तो जैसे कि यहाँ लिखा मैंने कूदना शब्द अगर लिख दिया जाता है तो कूदना अगर शब्द है हमारे पास, अगर क के अंदर भी अगर यू मात्रा लगा देती है, छोटी मात्रा होगी, क के अंदर ऊ की मात्रा ये बड़ी मात्रा होगी, और का हलन तो होगा क्योंकि आता है हमारे पास। उसके बाद द की कोई मात्रा नहीं होती है ना, उसके बाद भी हमने कहा नहीं लिखेंगे द, और ना के अंदर भी आ की मात्रा होगी तो ना शब्द बन जाएगा हमारे पास। तो शब्द क्या बनेगा, उदना, कु द और ये ना शब्द बना। उसके बाद भी यहाँ री के अंदर भी जैसे कि री अलग अलग प्रकार की होती है, र यूं भी होगा, र यूं भी होगा। ये आपको मैं अगली क्लास से, जो अपनी क्लास होगी शब्द शुद्धि की, उसके अंदर ये सारी विस्तृत के अंदर जानकारी हम करेंगे। उसके बाद ए के अंदर जैसे कि क के अंदर ए, तो के शब्द, जैसे कि लिखा मैंने यहाँ पर केशव लिखा, केशव शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, सुनना ध्यान से आप, केशव लिखा, क के अंदर एक ही मात्रा है, क के अंदर एक मात्रा होगी ऊपर, तो कौन सी मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, केशव, एक मात्रा होगी यहाँ पर, एक ही मात्रा है ना। उसके बाद श के अंदर भी कौन सा होगा, अ, और व के अंदर भी क्या हो जाएगा, अ होगा, तब जाके केशव शब्द बनेगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर आई की मात्रा, आई की मात्रा के अंदर हमेशा दो मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, दो मात्रा है, तो आई के अंदर आएगा आई। अगला देखेंगे हम, व्यंजनों को देखेंगे हम आगे। हाँ, स्वर को हमने देख लिया। स्वर के बाद क्या आता है यहाँ पर, व्यंजन। क्या आ जाता है, व्यंजन। ये दो बाकी होंगे अपने, ये भाई इसके अंदर करते रहना। हाँ, ए हुआ था, उसके बाद ओ के अंदर, क के अंदर ओ, जैसे कि कोयला या कोयल बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कोयल या कोयला, कोयल लिखा मैंने। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कोयल, कोयल लिखा मैंने। अगर इसके अंदर मैं क लिखूं, क हलंत आएगा, उसके अंदर क के अंदर ओ की मात्रा ओ, और उसके बाद य में अ की मात्रा, और ल के अंदर भी कौन सी मात्रा आ जाएगी, अ की मात्रा आएगी। तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, कोयल शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा, ये
कोयल, है ना। उसके बाद ओ, औ, ओ के बाद क्या आता है औ। औ के अंदर भी हमेशा डबल मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है? डबल मात्राएं आती हैं, जैसे कि कौशल, कौरव, गौरव। अगर ऐसे शब्द जहां आते हैं, जैसे कि यहां मैंने शब्द लिखा है गौरव, गौरव लिखता हूं मैं, जैसे कि गौरव है, ग के अंदर भी आधा है और उसके अंदर भी औ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा है, औ की मात्रा आई। और उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर र के अंदर भी अ की मात्रा आएगी और व के अंदर भी अ की मात्रा आएगी, तब जाके गौरव शब्द बनेगा हमारा। देखा हमने। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला देखेंगे हम यहाँ पर व्यंजन। कौन सा देखेंगे? व्यंजन को देखेंगे। तो व्यंजन के अंदर देखिए आप परिभाषा देखते हैं अपन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। भाई सीधा अगर मैं परिभाषा आपको सीधी बताऊं तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? यहाँ पर व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो आप कहोगे सर स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं? तो अगर मैं दिखाता हूं आपको पहले, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा पवन शब्द लिखता हूं, पवन, स्वरों की सहायता से किसे बोले जाएंगे? जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर प के अंदर भी अ की मात्रा आएगी। अब यहाँ पर देखना कि ये प है वो एक व्यंजन है और ये अ है वो क्या है? स्वर है। और उसके बाद भी अगर व लिखे तो वह एक व्यंजन शब्द है और अ क्या है? एक स्वर है। और न के अंदर भी अपन देखें यहाँ पर न एक व्यंजन शब्द है और अ एक स्वर शब्द है। देखेंगे आगे हम। उसके बाद देखिए हमने कि अब यहाँ पर उन्हें व्यंजन तो कहते हैं, पर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क, ख, ट, ठ, य, ह आदि होते हैं। अगर हम देखें तो व्यंजनों की संख्या होती कितनी है? तो व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 33 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः अगर पूछे जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। कितनी होती है? 33, 33 होती है। और उसके बाद अगर अपन कहते हैं परंतु द्विगुण व्यंजन जहां आ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन जुड़ने पर अगर व्यंजनों की संख्या आ जाएगी तो वहां पर 33 आ जाएगी। हमें प्रश्न पत्र के अंदर यही देखना है कि अगर पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा के अंतर्गत, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। और उसके अंदर द्विगुण व्यंजन सहित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो उस समय आपको 35 करना है। कितना करना है? 35 करना है। व्यंजन होते कौन कौन से देखते हैं अपन। 33 क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, ग, अंग, च, छ, ज, 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 य, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ये होते हैं। और इसके अंदर भी अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे हम इनको, आगे देखेंगे वो। तीसरा कहाँ गया यार? दूसरा हाँ,
गर्मी भी इतनी खतरनाक होती है यहाँ रूमों के अंदर। हाँ, देखेंगे हम व्यंजनों को देख रहे थे हम। व्यंजन होते कितने हैं? 33 होते हैं। उसकी परिभाषा को हमने देख लिया है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? मुख्य रूप से तो 33 होते हैं। अगर द्विगुण व्यंजन अगर उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। उसके बाद देखें हम व्यंजनों के आधार पर शब्दों के, व्यंजन के निम्नलिखित आधार पर भेद किए जा सकते हैं। अलग अलग भागों को हम देखेंगे यहाँ उच्चारण के आधार पर। सुनना, पहला है हमारा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं। तो यहाँ पर व्यंजनों के आधार पर पहला हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन सा देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसके 3 भेद बताए। पहला स्पर्श व्यंजन, और दूसरा होगा यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होगा हमारा उष्ण व्यंजन। उसके अंदर पहला देखेंगे हम। पहला देखा हमने स्पर्श व्यंजन में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखा हमने कि उसको 5 वर्गों में अलग अलग विभाजित कर दिया है। हमको तो ये देखना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी हो जाती है? 25 होती है। 25 कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर पहला आ जाएगा हमारा क वर्ग। क वर्ग के अंदर कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। क, ख, ग, घ और अंघ। उसके बाद च वर्ग के अंदर हो जाएगा यहाँ पर च, छ, ज, झ, इ, और ट वर्ग के अंदर गिने तो ट, ठ, ड, ढ और ण हो जाएंगे। और उसके बाद प वर्ग के अंदर भी माने तो त, फ, द, ध और न, और उसके बाद प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ और म। अब ये मानते हैं कि हम स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसके अंदर भी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा? हमारा ये वाला। ये अब उस वर्ण को, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण या अक्षर को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। उसके बाद पहला हमने देखा स्पर्श व्यंजन। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, पीछे बातें नहीं। अंतस्थ व्यंजन के अंदर भी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श कर देती है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। जैसे कि, क्यों चिल्ला रहे हो? अंतस्थ व्यंजन के अंदर देखा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होते हैं। 4 लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से, य, र, ल और व। उसके बाद तीसरा आएगा हमारा उष्ण व्यंजन। कौन सा हो जाएगा? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन के अंदर ये देखा हमने कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़कर उष्मा उत्पन्न करती, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी उत्पन्न होती है, तो उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती। कितनी होती है? 4 होती। 4 कौन कौन से होते हैं यहाँ? तो श, स और ह, ये हमारे उष्ण व्यंजन हो जाते हैं। तो देखा हमने यहाँ कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला देखा हमने यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, दूसरा देखा उष्ण व्यंजन, अंतस्थ, और तीसरा हमने उष्ण व्यंजन देखा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, और उष्ण वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अपन पानी पी लेते हैं या फिर अंदर आ जाएगा? पानी वीडियो के अंदर आएगा। हाँ, देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद पढ़ लिए हमने। उसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इन तीनों को हमने देख लिए। अगला हमारा आता है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कौन कौन से होते हैं, वह देखते हैं हम यहाँ पर। पहला होगा हमारा
कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है तो वहां कंठस्थ ध्वनियां कहलाती है। जैसे कि उसके अंदर कंठस्थ व्यंजन के अंदर कौन कौन से होंगे? जैसे कि हमारे ये कंठ है, ये कंठ है। अब अगर इस कंठ को पकड़कर अगर आप क्या बोलो, बोल पाओगे? बोलो, पकड़ो, देखिए एक बार, नहीं बोल पाओगे तो देखिए यहाँ एक बड़ बड़ा दूंगा। हाँ, कंठस्थ व्यंजन के अंदर जैसे कि क वर्ग हमने देखा चलिए कि क वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, तो क, ख, ग, घ और अंग, ये हमने पहले देखा है। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला हम देख रहे हैं कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ व्यंजन ये कहता है कि जैसे कि व्यंजन की ध्वनियों को उच्चारित करने में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श जहां होता है वहां पर कंठस्थ ध्वनियां होती है। तो उसके अंदर कौन सा आएगा? क वर्ग के वर्ण आएंगे। क वर्ग के अंदर हमने देखा है कि कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क, ख, ग, घ और अंग, है ना। उसके बाद दूसरा आएगा अपना तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन के अंदर भी देखेंगे हम कि तालव्य व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारी जीवा है, ये जीभ है, उसको जिह्वा कहते हैं। जिह्वा के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। पश्य यानी यहाँ तक पीछे वाला, और अग्र यानी आगे वाला, मध्य यानी बीच वाला। तो यहाँ क्या कहा है कि जीवा का अग्रभाग, ये आगे वाला भाग कठोर तालु को स्पर्श कर, तालु यानी नीचे यहाँ तो करता है। जैसे कि च बोलेंगे तो जीवा नीचे जाएगी, कठोर तालु को स्पर्श करती है, तो उसके अंदर भी च वर्ग आएगा। च वर्ग के अंदर भी देखना च, छ, ज, झ और इ, और उसके बाद श और य, ये वर्ण होते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे भाई? तालव्य व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आ जाएंगे, तालव्य व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन के अंदर देखेंगे हम क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि मूर्धन्य व्यंजन के अंदर कठोर तालु के मध्य वाला भाग मुर्दा कहलाता है। स्पष्ट दिया है इसमें कि कठोर तालु के मध्य वाला भाग मुर्दा कहलाता है। जब जिह्वा उल्टी नोक का निचला भाग मुर्दा को स्पर्श कर देती है तो ऐसी स्थिति में ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन के अंदर कौन कौन से आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर। मूर्धन्य व्यंजन के अंदर ट वर्ग, ट वर्ग के अंदर भी जैसे कि ट, ठ, ड, ढ और न आएगा, और उसके बाद श वर्ग जो होता है, श वर्ण होता है, वो भी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा? मूर्धन्य व्यंजन के अंदर आएगा। और अगला देखेंगे हम दंत व्यंजन। दंत व्यंजन से पता सीधा चल रहा हमें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है तो उन्हें दंत व्यंजन कहलाते हैं या दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उसके अंदर त वर्ग आएगा। त वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो थ, द, जैसे कि हमारी जीभ है ना, तो जैसे कि कह रहे हैं कि जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, जैसे कि ये जीभ हमारी जो ऊपर वाले दांत है ये उनको स्पर्श करती है, तो वहां पर दंत व्यंजन हो जाएंगे। कौन से व्यंजन हो जाएंगे? दंत व्यंजन। उसके अंदर त वर्ग आएगा, त, थ, द, ध, है ना। आगे देखेंगे हम हाँ, उसके बाद यह आएगा, हमने देख लिया यहाँ दंत व्यंजन को देख लिया। दंत व्यंजन के अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे कि दंत व्यंजन के अंदर त वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से? तो त, थ, द, ध, और उसके बाद जो स होता है वो भी इसके अंदर दंत व्यंजन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद है हमारा ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन यूं कह रहा है यहाँ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता, अवरोध का होता रुकना, रुक जाती है श्वास, तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंदर प वर्ग आ जाएगा। प वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण के अंदर प,
ह, ब, भ और म ये ओष्ठ व्यंजन के अंदर आ जाते हैं। ओष्ठ का अर्थ था होठ। ये अगर जैसे कि होठ है हमारे, होठ को पकड़कर अगर आप फ बोलो, वो बोल पाओगे? वो नहीं बोल पाओगे। तो वो होते हैं जैसे कि इसमें ओष्ठ व्यंजन हो जाते हैं वो, है ना। और अगला आता हमारा दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन के अंदर कह रहे हैं कि जैसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करते हैं तो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि व, है ना, वह शब्द होगा वो दंतोष्ठ व्यंजन के अंदर आएगा। और अगला होगा हमारा वत्स्य व्यंजन। उसके अंदर जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है तो वत्स्य व्यंजन कहला। जैसे कि उसके अंदर आ जाएंगे न, र और ल वर्ण हो गए, वो वत्स्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, है ना। और अगला